हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द बुक लाइट पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मजे से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन महोत्सव जहाँ बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेतों के लिए आवश्यक माना जाता है। इसका आंसर है पोलो महोत्सव। पोलो महोत्सव एक ऐसा त्योहार है जो कि बैलों से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन कभी कभी चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कि पोलो महोत्सव बताइए किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है? बैलों से। देखिए इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। पोलो महोत्सव महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य बैल पोला नामक महोत्सव मनाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य इस दिन को पोलो अमावस्या के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में आयोजित होने वाला एक वार्षिक महोत्सव है। ये वार्षिक संस्कृति समारोह दक्षिण मुंबई के धरोहर उप क्षेत्र के व्यापक क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। कला और शिक्षा की मनोरंजन गतिविधियों के अलावा यह क्षेत्र कला, दीर्घाओं, डिजाइन, बुटीक और कई सांस्कृतिक संबंधित गतिविधियों और स्थानों के साथ साथ कई प्रसिद्ध शहरों, रेस्तरा और कैफे भी प्रदान करता है। अब देखिए देखिए बस इसका नाम ही काला घोड़ा है। ठीक है, इसमें हस्तकलाओं का प्रदर्शन होता है, जो भी आप अपने हाथों से बना सकते हो, चाहे वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हो, चाहे वो कुछ आधुनिक हो, आप सभी का प्रदर्शन कर सकते हैं काला घोड़ा महोत्सव में। ठीक है, और ये कहाँ होता है? मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा महोत्सव से जुड़ी एक कथा यह भी प्रचलित है कि प्रतिपदा तिथि के दिन ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने विदेशी घुसपैठियों को पराजित किया था और शिवाजी महाराज की सेना ने विजय ध्वज फहराया था। तभी इस दिन को विजय पर्व के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इट्स मोर इम्पोर्टेंट। देखिए हमें इससे ये जानने को मिला, ये जो महोत्सव है ना गुड़ी पड़वा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड है। उनकी जीत के महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गुड़ी पड़वा का त्योहार हर साल हिंदू नववर्ष यानी चैत्र के महीने में आता है। पहले दिन ही मनाया जाता है। इस दिन को उगदी भी कहते हैं। नववर्ष 2024 में गुड़ी पड़वा 9 अप्रैल 2024 मंगलवार को मनाया जाएगा। और ये नोट करके लिखिएगा आप, हिंदू नववर्ष की शुरुआत जो है वो चैत माह से होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया पेपर में कि बताइए हिंदू कैलेंडर की शुरुआत कौन से माह से होती है? तो चैत माह से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। मकर संक्रांति। देखिए इसमें भगवान सूर्य की पूजा होती है और जिसमें हम दान वगैरह, गंगा स्नान देते हैं, और इसमें शनि देव की पूजा की जाती है। ये माना जाता है कि शनि की उपासना करने से आपके तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। दरअसल सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं, क्योंकि शनि देव जो है मकर राशि के स्वामी हैं और उसमें सूर्य के प्रवेश मात्र से ही शनि का प्रभाव क्षीण हो जाता है। उत्तर प्रदेश में ये मुख्य रूप से दान पर्व है। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष एक माह तक महा मेला लगता है, जिसे माघ मेले के नाम से जाना जाता है। 14 जनवरी से प्रयागराज में हर साल माघ मेले की शुरुआत होती है। अब इससे आपको ये पता लगा कि जो माघ मेला है ये कहाँ भरा जाता है? प्रयागराज में। और प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, सूर्य की धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश के साथ प्रति वर्ष दिनांक 14-15 जनवरी को लोग बड़ी संख्या में सोन, बनास, महान व गोप नदियों के तट पर इकट्ठा होकर नदी में स्नान करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी डिटेल इसके बारे में बहुत है।
और जो जो आपको मैंने बताया वो बस आपको नोट करके लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, मार्स और मोर्क्सिया निम्नलिखित में से किस के अंतर्गत आते हैं? तो में आते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर। अब देखते हैं ब्रायोफाइटा है क्या। वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते। यह संसार के हर भूभाग में पाया जाता है। पौधों के वर्गीकरण में ब्रायोफाइटा का स्थान शैवाल और टेरियोफाइटा के बीच में आता है। इस वर्ग में लगभग 900 वंश और 23,000 जातियां हैं। चलिए अब ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, शैवाल। शैवाल आमतौर पर एक विधि समूह है, ऑटोट्रॉफिक जीव। यह एक कोषीय से लेकर बहुकोषीय रूपों तक होता है। अधिकांश शैवाल प्रकाश संश्लेषण होते हैं, स्थलीय पौधे की तरह, लेकिन पौधों को नहीं माना जाता क्योंकि उनके ऊतक पौधों में पाए जाने वाले अलग अलग अंगों में व्यवस्थित नहीं होते। शैवाल सरल सजीव हैं। अधिकांश शैवाल पौधों के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात स्वयंपोषी होते हैं। ये नम भूमि, अम्लनीय एवं लवणीय जल, वृक्षों की छाल, नम दीवारों पर हरी, भूरी या कुछ काली परतों के रूप में मिलते हैं। इसके अध्ययन को शिवालिक भी कहते हैं। ये आपको नोट डाल के लिखना है कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? शिवालिकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनावर्तीय बीजी या वृत्तीय बीज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, ऐसे पौधों वृक्षों को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में और फूलों में बंद होने की बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली अवस्था में होते हैं। यह दशा आवर्तीय बीजी, या हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म, वनस्पति से विपरीत होती है, जिन पर फूल आते हैं, जिस कारणवश उन्हें फूलदार या सपुष्पक भी कहा जाता है। जो उनके बीज अक्सर फलों के अंदर सुरक्षित होकर पनपते हैं। अनावर्तीय बीजी वृक्ष का सबसे बड़ा उदाहरण कोणधारी है। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो बहुत आते हैं पेपर में। ये अनावर्ती बीज हो गया, ठीक है। अब इसका जो सबसे बड़ा पौधा है वो कौन सा है? कोणधारी है, ये लिखना है नोट कर। इसका सबसे बड़ा तना लोगों का ध्यान खींचता है। वर्ष में एक बार इस पर नई पत्तियां आती हैं। इसमें गोबर की खाद डाली जाती है। इसका तना काले रंग का होता है। साइकस के पौधों की कीमत उसकी उम्र के साथ साथ बढ़ती रहती है। जितनी उम्र बढ़ेगी उतने ही उसके प्राइस बढ़ते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। टेरिडोफाइट्स को संवहनी क्रिप्टोगेम भी कहा जाता है। टेरिडोफाइट्स बिना बीज या फूल वाले पौधों के प्रकार का है, इसलिए इसे कैरिप्टोगेम्स के नाम से भी जाना जाता है। फन और होस्टेल उनमें से हैं, चूंकि वे संवहनी ऊतक, जाइलम और फ्लोएम का प्रदर्शन करते हैं, इसलिए उन्हें वास्तव में सबसे प्रारंभिक स्थल संवहनी पौधा माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको सारे नोट करके लिख लेने हैं अपनी कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो यह है मणिपुरी की। मणिपुरी की एक ब्रांच है जागोई नृत्य। ठीक है, अब आपको ऑप्शन नंबर 2 से शास्त्रीय नृत्य के बारे में यह बताना है कि इसकी शुरुआत कौन से प्रदेश से हुई। तो वो हुई असम से। ठीक है, और उड़ीसी की हुई उड़ीसा से। ठीक है, कथक की बताइए कहाँ से हुई है? ये बहुत ही ज्यादा आसान है, बिल्कुल सही, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करिए। तो इसका आंसर है दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। अब ये होगा कैसे? अब इसके बारे में हम कुछ डिटेल पढ़ते हैं। ईंधन जलाने को दहन कहा जाता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसे हम मिडिल या हाई स्कूल में पढ़ते हैं। चूंकि विमान और रॉकेट प्रणोदक के लिए दहन बहुत महत्वपूर्ण है, हम बुनियादी बातों की समीक्षा करेंगे। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है और गर्मी छोड़ता है। किसी जलने वाले पदार्थ के वायु या ऑक्सीकारक द्वारा जल जाने की क्रिया को दहन या जलना कहते हैं। दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 में दिया है, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खादों की उत्पादन में वृद्धि। चलिए अब इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। 7वीं जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई वो हुई 1985 से 90 तक, यानी कि 5 साल की होती है पंचवर्षीय योजना, इसीलिए हम इसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इसके जो मुख्य उद्देश्य थे 7वीं पंचवर्षीय योजना के, वो थे सामाजिक न्याय, आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना, खाद्य उत्पादन, रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना। देखिए कुछ और डिटेल देखते हैं। भारत में वर्तमान में कोई सक्रिय पंचवर्षीय योजना नहीं है, यानी कि फिलहाल के टाइम में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है। आखिरी 12वीं योजना थी जिसे 2012 से 7 तक लागू किया गया था। उसके बाद भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना प्रणाली को ही बंद कर दिया था और इसकी बजाय नीति आयोग नामक एक बॉडी बनाई जो अब चल रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षक शिक्षा के मानकों में सुधार लाना था। भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक लागू की गई थी। योजनाओं के शैक्षिक उद्देश्य बहुआयामी थे, यानी कि बहुत सारे थे, और इसका उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना था। यह योजना असफल रही क्योंकि इसमें हमने जो अनुमान लगाया था वो लगाया था 5.7% का, जो अपने लक्ष्य रखा, लेकिन इसकी तुलना में आया कितना रिजल्ट? 3.3% की वृद्धि हासिल की गई। तो नुकसान भी बहुत सारा हो गया। जो हमने सोचा था कि 5.60 तक हमारी जीडीपी चली जाएगी, लेकिन पहुंची कहाँ तक? 3.3 तक। ठीक है, देखिए ये जो पंचवर्षीय योजना है ना, ये हर पेपर में क्वेश्चन इससे आ ही जाता है। तो मैं आपको इसके जो उद्देश्य है ना, थोड़ी सी ब्रीफ कर देता हूँ सभी की सभी पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना आई वो आई 1951 से 56 तक। अब आप ये ध्यान रखिए कि ये 5 साल की होती है नॉर्मली। ठीक है, इसमें जो हमारा उद्देश्य था वो था कृषि को प्राथमिकता दी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना आई 56 से 61 तक। इसकी जो प्राथमिकता थी वो थी उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता देना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना आई 61 से 66 तक। इसमें हमारी प्राथमिकता थी कृषि और उद्योग। देखिए पहले में कृषि, दूसरे में उद्योग और तीसरे में इन दोनों का मिक्सअप। अब देखते हैं चौथी। चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से लेकर 74 तक चली, जिसका उद्देश्य था न्याय के साथ साथ गरीबी में विकास करना। ठीक है, पांचवी जो योजना थी वो चली 74 से 79 तक। गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने की स्कीम चलाई गई। जो छठी योजना थी वो 80 से चली 85 तक। पांचवी योजना के रूप में ही जोड़ दिया गया। इसका मतलब है जो लास्ट वाली पॉलिसीज थी उसको ही कंटिन्यू किया गया। ठीक है, सातवीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 85 से 90 तक चली, जिसका उद्देश्य था फूड प्रोडक्शन करना, रोजगार करना और उत्पादकता बढ़ाना। 90 से 91 में पंचवर्षीय योजना बंद कर दी गई तथा एक वर्ष योजना शुरू की गई। 92 से फिर पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी गई। इट्स मोर इम्पोर्टेंट, आपको ये याद है। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 तक चली और इसका जो उद्देश्य था रोजगार सृजन
और जनसंख्या का नियंत्रण। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक चली कि 7% तक अपनी विकास दर पहुंचाई। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक रही, जिसमें हमारा उद्देश्य था स्वयं रोजगार और संसाधनों का विकास करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से लेकर 12 तक चली, इसमें हमारा उद्देश्य था व्यापक और तेजी से विकास करना। और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी तो 2012 से 17 तक चली, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता का सुधार करना। और इसके बाद इसको बंद कर दिया गया हमारी पंचवर्षीय योजना को, और इसके बदले क्या चलाया गया, नीति आयोग। ये आपको याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको अपनी कॉपी में नोट करके लिख लेना है। इसके जो उद्देश्य है ना, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और देखो, सन नहीं पूछेगा आपसे, बहुत ही रेयर केस होगा कि आपसे कोई सन पूछेगा। मोस्टली इनके उद्देश्य पूछे जाएंगे कि उद्देश्य क्या है। और पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत सारा डिस्कस किया है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं अगर आपको और डिटेल चाहिए तो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, किसने सितंबर 2022 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित किया? तो होते हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, अब बताइए ये अमित शाह जी कौन है? ये हमारे होम मिनिस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये मध्य प्रदेश के हैं और ये MP हैं। ठीक है, नंबर 4 पर आते हैं राजनाथ सिंह, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता या आती है? वो आती है ऑप्शन नंबर 3 समर्थ योजना। अब देखते समर्थ योजना है क्या। इसका उद्देश्य अनाथों अथवा लावारिसों, संकटग्रस्त परिवारों और BPL तथा LIG परिवारों से आने वाले विकलांगत युक्त व्यक्तियों को और ऐसी किसी भी दुविधा में फंसे हुए होंगे, उनको राहत व देखभाल करेगी ये योजना, पैसे से, घर से, ठीक है, या रिसोर्सेज से, जिसका नाम है सामर्थ्य योजना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो इसका आंसर है अशोक। ये अशोक ने युद्ध लड़ा था। और कलिंग युद्ध में ये कहा जाता है कि इतनी लाशें थी वहां पे कि उसको देखकर अशोक के मन में व्याकुलता आ गई, और उसके बाद उसने अपने हथियारों का त्याग कर दिया कि आज के बाद मैं कभी नहीं लड़ूंगा, आज के बाद मैं कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है, बताइए किस युद्ध के बाद अशोक ने अपने हथियार त्याग दिए? तो वो था कलिंग युद्ध। ठीक है, अब देखिए ये मौर्य साम्राज्य था, इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और इनके लड़के थे बिंदुसार, और बिंदुसार के लड़के थे अशोक। अब देखिए कुछ और डिटेल जाते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था, इसका मतलब होता है शत्रुओं का हत्यारा। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया। बताइए अमित्रघात किसका उपनाम था? तो किसका था? बिंदुसार का। बिंदुसार राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और इनके सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक के पिताजी थे। उनके जीवन के साथ साथ इन दोनों सम्राटों के जीवन का भी दस्तावेजीकरण नहीं किया गया। उनके बारे में अधिकांश जानकारी उनकी मृत्यु के 100 साल बाद लिखे गए पौराणिक दस्तावेज से मिलती है। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा बनाए गए साम्राज्य को दृढ़ किया। 16वीं शताब्दी के तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ ने अपने प्रशासन को दक्षिणी भारत में व्यापक क्षेत्र विजय का श्रेय देते हैं, लेकिन कुछ इतिहास इस दावे को ऐतिहासिक प्रमाणिक नहीं मानते। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th में दिया है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधान सभाओं। इसका मतलब है आपके दोनों हाउस हो गए, एक तो हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा। ठीक है, इसके बाद जो आपकी स्टेट में है, सबकी सब जो भी विधानसभाएं हैं, उनमें जो भी आपके MLA हैं वो भी, और यहाँ पे जितने भी आपके MPs बैठते हैं वो भी वोट डालेंगे
प्रेसिडेंट के लिए उन वोटों से हमारे राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ये बताना है कौन से आर्टिकल के अंदर ये आता है कि हमारे देश के एक राष्ट्रपति होने चाहिए। ये आपके लिए टास्क है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो इन्होंने जीता है छऊ नृत्य में। देखिए ये जो छऊ नृत्य है, जिसको हम छऊ नाच से भी जानते हैं, इसमें मार्शल और लोक परंपराओं वाले एक अर्थ शास्त्रीय भारतीय नृत्य है। यह 3 शैलियों में पाया जाता है, जिसका नाम उस स्थान के नाम पर रखा गया है जहां उनका प्रदर्शन किया जाता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में इसको पुरुलिया छाऊ और झारखंड में इसको सरायकेला छाऊ और उड़ीसा में इसको मयूरभंज छाऊ के नाम से जाना जाता है। छाऊ नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। छाऊ नृत्य एक अर्थशास्त्रीय भारतीय नृत्य है जिसमें उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोग शामिल होते हैं। इसके अंदर हम लड़ाई की तकनीकें एवं पशु की गति और चाल पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ से बना कि बताइए छऊ नृत्य में किस प्रकार का नृत्य किया जाता है? तो इसमें लड़ाई की तकनीकें सिखाई जाती हैं, नंबर 1। और पशु की गति और चाल पर चर्चा की जाती है, ये हो गया नंबर 2। और ये उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोग करते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, उड़ीसी। उड़ीसी जो है उड़ीसा का नृत्य है। और ऑप्शन नंबर 3, सतिया। सतिया जो है वो आसाम का नृत्य है। आपको एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। बताइए भरतनाट्यम की शुरुआत कौन से राज्य से हुई? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर यानी कि पिछली तरफ किसका चित्र है? देखिए ये है 2000 का नोट और इस पे जो चित्र दिया हुआ है ये है मंगलयान का। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, लाल किले का फोटो कौन से नोट पे है? बिल्कुल सही, 500 रुपये के नोट पे देखो ये लाल किला है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, सूर्य मंदिर कोणार्क कौन से नोट पे है? देखो यह है 10 के नोट पे, 10 कदम, यह है कोणार्क मंदिर का चित्र। ऑप्शन नंबर 4 में देखते हैं, रानी की वाव, बताइए ये कौन से नोट पे है? ये है 100 के नोट पे। ये आपको सभी के सभी नोट भी नोट करके लिखने हैं अपने कॉपी में। ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाल किला कौन से नोट पे है, सूर्य मंदिर कौन से पे है और रानी की वाव कौन से नोट पे है। ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए, मस्ट बी रिमेम्बर। ठीक है फ्रेंड्स, आने वाले पेपर में इन ऑप्शन में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आपको सारे याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 20 के नोट के पृष्ठ के पीछे किसका चित्र है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में ये है, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद हैं? तो वो है 395। ये हमारे मूल हैं, थे, हैं और रहेंगे। बट अब अगर आज की तारीख में देखें तो अब कितने अनुच्छेद हो गए हैं? अब हो गए हैं 448 यानी कि 448। अभी अमेंडमेंट होता कैसे है? जो हमारे मूल अनुच्छेद हैं वो तो जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे ऐसे करके लास्ट 395 तक है। लेकिन अब हमने 448 कर दिया, ये हुए कैसे? देखिए जब हमें अनुच्छेद में कुछ ऐड करना है, कुछ नया आर्टिकल ऐड करना है, तो हम यहाँ ये नहीं लिखेंगे 396, नहीं, हम क्या करेंगे इसको एक में ही ऐड कर देंगे, इसका एक और पार्ट बना देंगे, एक अलग भाग बना देंगे, जैसे कि एक ए, बी का सी पार्ट, या फिर एक का सी पार्ट, एक का डी पार्ट, एक का जेड पार्ट, ऐसा करके। तो इस तरह ऐड कर करके हमने 395 से कितने बना दिए? 448 बना दिए। तो क्वेश्चन दोनों में से कोई सा भी आ सकता है,
कि बताइए अब कितने हैं, तो 448 है। मूल कितने थे, 355। और भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 में ग्रहण किया गया था, और 26 जनवरी 1950 में ये लागू किया गया था। 26 नवंबर को संविधान के कुछ आर्टिकल लागू कर दिए थे, और बाकी का संविधान हमने पूरा का पूरा 26 जनवरी 1950 में लागू कर लिया था संपूर्ण तरीके से। तो ये दोनों डेट पे आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। अब देखिए इसका आंसर है अनुच्छेद 20 और 21। 20 में दिया है, एक आरोपी व्यक्ति, चाहे वह हमारे देश का नागरिक हो या विदेशी हो, उसको मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो हमारे देश का सिटीजन है, चाहे वो कोई विदेशी है, अगर उस पर किसी भी तरह का आरोप लगता है तो उसको हमारा कानून 3 प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराता है। अब देखते हैं आर्टिकल 21। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार वंचित नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 हमें कहता है कि सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ। संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध करता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 15। धर्म, वर्ण, जाति, लिंग अथवा जन्मजात के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव पर रोक लगाता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 16। सरकारी रोजगार के लिए किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी पर रोक लगाता है, यानी कि अस्पर्शता पर रोक लगाता है। आर्टिकल 18 के अनुसार हमारे देश में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता बिना राष्ट्रपति की मर्जी के। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह उपाधि ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 19 में दिया है हमारे बोलने की आजादी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू स्पीक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। तो इनका नाम है मिहिर सेन। ये रही इनकी फोटो। ये एक बहुत बड़े तैराक थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनका नाम क्या है, मिहिर सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर है कर्क रेखा, और ये 8 राज्यों से गुजरती है। नंबर 1 पे आता है गुजरात, नंबर 2 पे राजस्थान, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश, 4 पे राजस्थान, 5 पे झारखंड, 6 पे पश्चिम बंगाल, 7 पे आता है त्रिपुरा, और 8 पे आता है मिजोरम। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बताइए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कितने से, 8 से। पहला राज्य कौन सा है, ये भी आपको याद रखना है, गुजरात। और लास्ट का कौन सा है, मिजोरम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 में दिया है, ऐसी राज्यसभा प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं गैर प्रतिदेय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉट रिफंडेबल। देखिए 2015 में आरबीआई के छठे द्विमासिक मौद्रिक नीति
वक्तव्य में फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी का एक अनूठा रूप सामने आया। यानी कि ये क्या है, एक एफडी की ब्रांच है जिसे हमने गैर प्रतिदेय कहा। इसके रूप में भी हम पैसे जमा कर सकते हैं। और इसी के जवाब में भारत के एक प्रमुख निजी बैंक जिसका नाम है एक्सिस बैंक, अपने ग्राहकों के लिए यह एक योजना चलवाई। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये किस बैंक से रिलेटेड है, उसका नाम है एक्सिस बैंक। ठीक है, और ये किसकी ब्रांच है, एफडी की। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती? तो जीती थी कर्नाटक ने। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी भी रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में जानी जाती है। वर्ष 2002 और 3 में एक सीमित ओवरों की रूप में एक टूर्नामेंट शुरू किया गया। विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्रिकेट से रिलेटेड है, जिसकी शुरुआत 2002 से हुई। ठीक है, ये क्या है, एक सीमित ओवरों का गेम है। रणजी ट्रॉफी प्लेट से राज्य की टीमों से जुड़े घरेलू प्रतियोगिता भी होती है। अब इसमें क्या होता है, घरेलू प्रतियोगिता का मतलब होता है स्टेट वर्सेस स्टेट। जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मुंबई, यूपी, इस तरह से हम घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, स्टेट वर्सेस स्टेट। यह प्रसिद्ध क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पे चलाई गई है। और ये सबसे ज्यादा बार तमिलनाडु ने जीती है, 5 बार। ये आपको नोट करके लिखना है, ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन है। बताइए विजय हजारे ट्रॉफी सबसे ज्यादा कौन से स्टेट ने जीती? तो वो जीती है तमिलनाडु। ये रही इसकी ट्रॉफी, आप देख सकते हैं। और बताइए 23-24 का खिताब किसने जीता? तो जीता इस टीम ने, ये है हरियाणा की टीम। ये भी आपको नोट करके लिखना है कि 2023-24 की ट्रॉफी किसने जीती? हरियाणा ने। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 में दिया है, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है ऋषभ पंत। ये भी एक क्रिकेटर है, ये एक बल्लेबाज और एक विकेट कीपर है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 में दिया है, भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो ये उगाई जाती है कर्नाटक। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, असम। असम की चाय बहुत मशहूर है, इसलिए असम को चाय का देश भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, उत्तराखंड। 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड बना, जो कि उत्तर प्रदेश में से निकला। और 2003 तक इसका नाम उत्तरांचल था, और उसके बाद इसका नाम उत्तराखंड रखा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो सबसे प्रमुख त्योहार है उसको हम बोलते हैं दुर्गा पूजा। ये आपको याद रखना है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि दुर्गा पूजा कौन सी स्टेट में होती है? तो होती है पश्चिम बंगाल में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1881 में। देखिए इसके बारे में कुछ और डिटेल देखते हैं। 1872 में यह ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई। जब ये पहली बार कराई गई थी तो उस टाइम ये संतुलन में नहीं थी, मतलब बस ऐसे ही करा दी, उसका कोई सीक्वेंस नहीं था, कोई क्राइटेरिया नहीं था, तो इस वजह से उसको रद्द कर दिया गया। एग्जैक्टली में जो सही सीक्वेंस और सही तरीके सही क्राइटेरिया से कराई गई वो कराई गई 1881 में। उसके बाद ये हर 10 वर्ष बाद कराई जाती है, यानी कि 10 वर्ष में एक बार जरूर कराई जाती है। ठीक है, 1949 के बाद यह है भारत सरकार गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री करवाती है इसको। ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आया ये। बताइए जनगणना कौन सा मंत्रालय कराता है? तो कराता है गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री। 17 फरवरी 1821 को भारत की जनगणना आयुक्त WC प्लोडेन के द्वारा ये कराई गई थी।
ठीक है फ्रेंड्स, अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हुई है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।